एटम एंड न्यूक्लियर में आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम को थोड़ा सा मैं रिकॉल करूंगा कि उसमें हमने क्या पॉइंट्स लिए थे। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम में हमने कहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है या पहला पोस्टुलेट जो हमने उसमें लिखा था, रदरफोर्ड ने जो कहा था अपने ऑब्जर्वेशन से, उन्होंने कहा था कि जो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम है वो क्या है, एम्प्टी है। और इसके बाद हमने दूसरा पोस्टुलेट में कहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ऑल द पॉजिटिव चार्ज और ऑल द मास इज कंसंट्रेटेड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन द सेंटर। और उस पॉइंट को उन्होंने नाम क्या दिया था, उसको उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइज बाद में हमने निकाला है, डिस्टेंस ऑफ लीस्ट अप्रोच से हमने निकाला था। हमने कहा था कि जो न्यूक्लियस का साइज है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10⁻⁻14 मीटर्स, या वो 1 फर्मी के बराबर होता है। अगर न्यूक्लियस का साइज 1 फर्मी के बराबर होता है तो एटम का साइज न्यूक्लियस के साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा था, 10,000 टाइम्स ज्यादा था। अगर एटम का साइज बड़ा है तो इसका मतलब है ना कि जो न्यूक्लियस के बाकी जो स्पेस है उसमें और कोई चीज रहती है। अब वो दूसरी चीज क्या है, दैट इज द नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब है कि नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस के साथ चिपका हुआ नहीं है। अब अगर नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस के साथ चिपका हुआ नहीं है तो नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस में कैसे है, कैसे लगा, ये नेगेटिव चार्ज कैसे है न्यूक्लियस में? तो उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सोलर सिस्टम में बाकी प्लेनेट सन के अराउंड है। तो अगर सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं बाकी प्लेनेट्स, तो इन्होंने बिल्कुल वही कंसेप्ट यहाँ पे भी छाप दिया। तो इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। अब जो रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे हैं, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। समझ में आ रहा है? तो अगर ये न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिवॉल्व करते हैं इन द सर्कुलर पाथ्स। अब जितना ये मॉडल ऑफ एटम इंपॉर्टेंट नहीं है तो उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका ड्रॉबैक है या लिमिटेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिमिटेशन से हम अगले मॉडल ऑफ एटम पे जाएंगे। देखो, जे थॉमसन ने जो मॉडल ऑफ एटम बना दिया तो उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बिल्कुल वैसे है जैसे प्लम पॉइंटिंग, ये प्लम पॉइंटिंग है, यानी वो जिस तरह वाटरमेलन में सीड्स होते हैं इसी तरह ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसमें। बाद में उसी चीज को रेक्टिफाई किया है किसने, रदरफोर्ड ने। अब रदरफोर्ड ने कहा है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो सारा ये जो एटम है, एटम का जो सारा पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पे है, कंसंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, क्योंकि एटम का साइज 10,000 टाइम्स बड़ा था एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। तो अब रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम के हिसाब से हम मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। समझ में आ रहा है? अब अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन द सर्कुलर पाथ्स, अब इसकी लिमिटेशंस हम देखेंगे। तो मैंने अभी भी कहा कि जो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम है इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी क्या है, लिमिटेशंस। अब लिमिटेशन क्या है, बहुत सारी ज्यादा इसकी लिमिटेशंस है, मगर जो लिमिटेशन जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो इसकी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन, क्योंकि इसी से अगला मॉडल ऑफ एटम आता है। देखो, जो लिमिटेशन इसकी है ना, लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशन को पढ़ने के लिए हमें पहले मैक्सवेल का प्रिंसिपल समझना है। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में आ जाएंगे, मैक्सवेल की इक्वेशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आती हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में आती हैं। तो मैक्सवेल जो है ना, मैक्सवेल ने कहा कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे, या अगर एक चार्जेड बॉडी दूसरे चार्जेड बॉडी के इन्फ्लुएंस में मूव करेगी, तो जो वो चार्जेड बॉडी मूव करते हैं ना वो कंटिन्यूअसली इमिट करेगी रेडिएशंस। वो कंटिन्यूअसली इमिट क्या करेगी, रेडिएशंस। ये मैक्सवेल का प्रिंसिपल, यानी मैक्सवेल के प्रिंसिपल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स प्रिंसिपल, अगर एक चार्जेड बॉडी दूसरे चार्जेड बॉडी के इन्फ्लुएंस में मूव करेगी तो जो ये चार्जेड बॉडी मूव करते हैं ना ये कंटिन्यूअसली इमिट क्या करेगी, रेडिएशंस करेगी। समझ में आ रहा है? अब देखो, अगर हम वही प्रिंसिपल यहाँ पे यूज करें तो ये जो हमने यहाँ पे लिया है, बता ये क्या है, दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्जेड है, क्योंकि हमने कहा कि ऑल द पॉजिटिव चार्जेस कंसंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस। अगर ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड, मींस चार्ज्ड बॉडी। अब कैसा चार्ज उस पर, उसके साथ मुझे कोई गर्ज नहीं है, मुझे गर्ज ये है कि इलेक्ट्रॉन भी कैसा है, ये भी चार्ज्ड बॉडी। अगर इलेक्ट्रॉन इसके इन्फ्लुएंस में मूव करेगा, अगर ये इसके इन्फ्लुएंस में रिवॉल्व करेगा, तो अगर ये इन्फ्लुएंस इसके इन्फ्लुएंस में रिवॉल्व ऐसे करता है, तो मैक्सवेल ने कहा क्या, मैक्सवेल ने कहा ना कि जो ये चार्जेड बॉडी है अगर ये दूसरे चार्जेड बॉडी के इन्फ्लुएंस में क्या करेगी, मूव करेगी, तो इट विल कंटिन्यूअसली इमिट द रेडिएशंस।
it will continuously emit the radiations. तो अगर ये ऐसे मूव करता है तो जब ये मूव करेगा बता ये कंटिन्यूअसली इमिट क्या करेगा रेडिएशन. अगर इसके पास एनर्जी अभी 10 थी जब इसने रेडिएशन को इमिट किया क्या इसके पास एनर्जी कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी. आंसर है वो कम हो जाएगी. अगर इसकी एनर्जी कम होगी क्या अब ये इलेक्ट्रॉन इसी पाथ से फिर रिवॉल्व करेगा. आंसर है नहीं करेगा. तो कंटिन्यूअसली इसके ऑर्बिट का साइज क्या हो जाएगा कम हो जाएगा क्योंकि इसका रेडियस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा. समझ में आ रहा है. तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये कंटिन्यूअसली इमिट क्या करेगा रेडिएशंस. तो अगर ये कंटिन्यूअसली इमिट रेडिएशंस करेगा तो ये अपनी सर्कुलर पाथ को मेंटेन नहीं कर पाएगा और हर किसी रोटेशन के साथ साथ इसके ऑर्बिट का साइज क्या हो जाएगा कम हो जाएगा. तो अगर इसके ऑर्बिट का साइज कम हो गया तो वो ऐसे हो जाएगा. तो एक स्टेज ऐसा आ जाएगा ना कि जब ये इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा किसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर. समझ में आ रहा है. तो अगर ये इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा न्यूक्लियस के अंदर क्या इसका सर्कुलर ऑर्बिट मेंटेन रहेगा नहीं रहेगा. अगर इसका सर्कुलर ऑर्बिट मेंटेन नहीं रहेगा तो रदरफोर्ड ने जो कहा था वो सारा क्या हो गया बर्बाद हो गया. अगर वो बर्बाद हो गया तो इसका मतलब है ना कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या हो गया बर्बाद हो गया. समझ में आ रहा है. समझ में आ रहा है. तो अब हम यहाँ पे लिमिटेशन इसकी क्या है. लिमिटेशन ये है कि मैक्सवेल ने कहा कि रदरफोर्ड ने पहले कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स. समझ में आ रहा है. अब मैक्सवेल ने क्या कहा है. मैक्सवेल ने कहा है कि अगर एक चार्जेड बॉडी ये प्रूवन थिंग है कि अगर एक चार्जेड बॉडी दूसरे चार्जेड बॉडी के इन्फ्लुएंस में क्या करेगी मूव करेगी तो जो ये चार्जेड बॉडी है इट विल कंटिन्यूअसली इमिट द रेडिएशंस. ये क्या करेगी इमिट रेडिएशंस. जब हमने इसी प्रिंसिपल को अप्लाई किया है कहां पे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम में. तो जो ये इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन की सर्कुलर ऑर्बिट का मेंटेन रखना ये पॉसिबल नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन का जो सर्कुलर ऑर्बिट है वो कंटिन्यूअसली क्या हो जाएगा डाई डाउन हो जाएगा. तो एक स्टेज ऐसा आ जाएगा जब ये इलेक्ट्रॉन किस में फॉल करेगा न्यूक्लियस के अंदर फॉल करेगा. तो अगर वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल करेगा तो जो रदरफोर्ड ने कहा था वो सारा क्या हो गया है खत्म हो गया. तो इसका मतलब है कि रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम पे जब हमने मैक्सवेल का प्रिंसिपल अप्लाई किया है तो जो रदरफोर्ड ने कहा था कि सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स का कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करना वो पॉसिबल नहीं. समझ में आ रहा है. तो ये इसकी मेन लिमिटेशन है. आप इस लिमिटेशन को नोट कीजिए. According to Maxwell's principle, a charged body in motion under the influence of another charged body will emit energy in the form of radiations. Since an electron is a charged body, it must also emit radiations continuously. And if it does so, it cannot maintain the radius of its path and it will ultimately fall into the nucleus, following a spiral path and thereby making the atom unstable. समझ में आ रहा है. तो इस तरह जो एटम है वो एटम क्या हो जाएगा अनस्टेबिलिटी. और जब हमने रदरफोर्ड से कहा कि ये मैक्सवेल के प्रिंसिपल को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाया तो उनके पास कोई आंसर नहीं था. तो बाद में वही चीज इसकी क्या बन गई है लिमिटेशन. अब जो इसकी दूसरी लिमिटेशन है वो हम बाद में जो हमारा एक क्वेश्चन है आगे भी हम इसको डिस्कस कर देंगे दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम. तो अगर हम सिंपलेस्ट एटम की बात करेंगे या अगर हम सिंपलेस्ट एलिमेंट लेंगे दैट इज हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन में जो स्पेक्ट्रा आता है तो दैट इज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. उस कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को भी रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं कर पाया. तो जो दूसरी लिमिटेशन इसकी है आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं. इट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम कुड नॉट एक्सप्लेन the discontinuity of hydrogen
ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा तो आगे हम इसको देखेंगे ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। तो उसमें Rutherford's model of atom could not explain the discontinuity in the hydrogen spectra or atomic spectra। देखो थोड़ा सा मैं इसमें आपको बताऊंगा कि अगर एनर्जी यहां से इमिट रेडिएशन होती है, फॉर एग्जांपल अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये मान लो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, अब मैक्सवेल के प्रिंसिपल के हिसाब से इट मस्ट इमिट रेडिएशंस। तो अगर ये कंटिन्यूअसली इमिट रेडिएशंस करेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, इसकी पाथ ऐसे हो जाएगी। अब जो रेडिएशंस यहां से निकलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब यहां से निकलेंगे तो उनकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। दैट फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। दैट फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। मींस कि जो ये इलेक्ट्रॉन है इसकी भी फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि जब ये यहां से जाएगा तो एक चक्कर कंप्लीट हो गया, फिर ये जाएगा तो दूसरा चक्कर, फिर जाएगा तीसरा चक्कर कंप्लीट हो गया है। तो साइकिल्स पर सेकंड क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। अब जो यहां से इमिट रेडिएशंस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होनी चाहिए? इस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी के बराबर। अब मैक्सवेल ने कहा ना कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये कंटिन्यूअसली जब इमिट रेडिएशंस करेगा तो इसकी पाथ कैसी हो जाएगी? स्पाइरल। और कंटिन्यूअसली इसका जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जो पार्टिकल नजदीक होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम सोलर, ये सन है तो ये यहाँ पे मरकरी, ये वीनस, ये अर्थ, तो मरकरी जो है ना वो ज्यादा चक्कर करेगा, मींस कि वो जल्दी जल्दी इसके अराउंड अपना साइकिल कंप्लीट करेगा, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद दूसरी, जो मींस कि जो दूर वाला प्लेनेट होगा उसको अपना चक्कर कंप्लीट करने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। अगर ये 10 चक्कर ये एक चक्कर करेगा तो उसी वक्त मरकरी कितने करेगा? 10 करेगा। मींस जो पार्टिकल नजदीक होता है उसकी स्पीड क्या होती है? ज्यादा। अगर उसकी स्पीड ज्यादा होती है तो मींस वो जल्दी जल्दी चक्कर करेगा। तो अगर वो जल्दी जल्दी चक्कर करेगा तो साइकिल्स पर सेकंड क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो जब यहां से एनर्जी इमिट हो जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब इमिट हो जाएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होनी चाहिए। अब जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो ये ऐसे आ गया, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे रिवॉल्व करेगा तो बता यहां पे जो रेडिएशन निकलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। अब ये कंटिन्यूअसली अगर ऐसे करेगा तो बता यहां से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगे क्या उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी या अलग अलग होगी? आंसर है वो अलग अलग होगी, क्योंकि यहां पे अलग होगी, यहां पे अलग होगी, यहां पे अलग होगी। अब जो हमको फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए वो यहां पे कम है तो यहां पे ज्यादा है, या यहां पे कम है तो यहां पे ज्यादा है। तो मीन्स वो कम से ज्यादा तक जानी चाहिए। तो अगर वो कम से ज्यादा तक जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल वो यहां से यहां तक जा रही है, तो अगर वो 4 से 10 तक जा रही है इसका मतलब है ना 5 भी बीच में आना चाहिए, 6 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, 7.5 भी आ जाएगा। तो 4 से 10 तक वो क्या हो जाएंगे? कंटिन्यू हो जाएंगे। मगर जब हमने इसका स्पेक्ट्रम देखा तो वो स्पेक्ट्रम कंटिन्यू नहीं था, बल्कि उसमें बीच बीच में गैप्स थे। अगर वो कंटिन्यू नहीं था तो वो कैसा था? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था। और उसी डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये हम आगे भी देखेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा जब हम पढ़ेंगे तो उस चीज को एक्सप्लेन रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम ने नहीं किया है। तो अगर उसने एक्सप्लेन नहीं किया है तो वही इसकी क्या बन गई है? दिस इज सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड समझ में आ रहा है? तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की जो मेन लिमिटेशन, जिससे अगला मॉडल ऑफ एटम बन गया है, तो बाद में आप जब हम देखेंगे, जब हम बोहरस मॉडल ऑफ एटम पे देखेंगे तो बोहरस मॉडल ऑफ एटम ने इसी चीज को एक्सप्लेन किया है कि ये रेडिएटिंग ऑर्बिटल्स नहीं। समझ में आ रहा है? तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि मैक्सवेल के प्रिंसिपल के हिसाब से जब एक चार्जेड बॉडी दूसरे चार्जेड बॉडी के इन्फ्लुएंस में क्या करेगी? मूव करेगी। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स प्रिंसिपल इट विल कंटिन्यूअसली इमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और जब हमने वही प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई किया है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में जब हमने उसको अप्लाई किया है, तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में जो रदरफोर्ड ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट रिवॉल्व अराउंड द सर्कुलर, तो सर्कुलर ऑर्बिट्स का मेंटेन करना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल नहीं था। समझ में आ रहा है? तो अगर वो नहीं था तो इसका मतलब है ना कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या हो गया? खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। अगर वो बर्बाद हो गया तो रदरफोर्ड, जब हमने रदरफोर्ड से कहा कि मैक्सवेल के प्रिंसिपल को आपका ये जो मॉडल है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो उनके पास कोई आंसर नहीं था, और वही इसकी क्या बन गई है? लिमिटेशन। समझ में आ रहा है?
इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, तो जो ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो ये पाथ इसकी है उसको हम कहते हैं ऑर्बिट। अब जो ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है इसके ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, इसके पास एनर्जी भी होगी, तो वो एनर्जी किसके बराबर होगी, इसके पास वेलोसिटी होगी तो वो वेलोसिटी किसके बराबर होगी। तो उसी चीज को हमें कैलकुलेट करना है। देखो रदरफोर्ड ने कहा कि ये न्यूक्लियस है, अगर ये न्यूक्लियस है फॉर एग्जांपल, तो इसके अराउंड रिवॉल्व कौन करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन द सर्कुलर पाथ। ये मान लो दिस इज द इलेक्ट्रॉन। अब ये न्यूक्लियस है, तो अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से यहां तक की जो ये डिस्टेंस है इसको हम नाम देते हैं दिस इज इट्स रेडियस। अब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा, कोलंबियन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं। तो इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अगर इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, इस इलेक्ट्रॉन को कहां जाना चाहिए था, न्यूक्लियस के अंदर जाना चाहिए था या न्यूक्लियस के साथ चिपकना चाहिए था। मगर ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ नहीं जा रहा है। अगर ये इसके साथ नहीं जा रहा है मीन्स कि ये एक डिस्टेंस पे, अब ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ये स्टेशनरी है, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अगर ये मूव कर रहा है इन द सर्कुलर पाथ्स, तो किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में रखने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है, और उस फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स को हम नाम क्या देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्री मीन्स सेंटर, पीटल मीन्स सेंटर सीकिंग फोर्स, उसको भी हम बोलते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स। जिस तरह अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाना चाहिए था, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे नहीं जाएगा, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाके इसको इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा। जब ये यहाँ जाएगा तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा, यहाँ जाएगा तो इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा। मीन्स सेंटर से एक फोर्स लगता है जो इसको बाहर नहीं जाने देता है, बल्कि जो इसको कंटिन्यूअसली अपने ऑर्बिट में रखता है या अपने पाथ पे रखता है। सर्कुलर मोशन में अपनी पाथ पे रखने के लिए फोर्स की जरूरत होती है, और उस फोर्स को हम नाम क्या देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये 11th क्लास में हम पढ़ते हैं। एक्चुअल में जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, ये कोई फोर्स नहीं है, बल्कि हमने इसको एक नाम, एक फोर्स को हम इसका नाम देते हैं। कहीं पे यही फोर्स जो है ना, यही फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, या कहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, और कहीं पे टेंशन का फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, और कहीं पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है या कोलंबियन फोर्स, वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में फोर्स नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में 4 ही फोर्सेस है। नंबर फर्स्ट 2 बाहर के हैं, 2 अंदर के हैं। बाहर मीन्स जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के 2 है, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के 2 है। अब जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के 2 फोर्स है, उनमें पहला फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशन, दूसरा कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर यही 2 फोर्स तो सेंट्रीपिटल का आया कहां से। इसकी बिल्कुल आप एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए कि क्लास में जो क्लास सीआर होता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, अगर इस साल फॉर एग्जांपल एक लड़का है ए, तो अगर सर आ जाएगा वो आपसे कहेगा कि क्लास का सीआर कौन है, तो ए खड़ा हो जाएगा। अगले साल दूसरा होगा, अब अगर बी है तो क्लास का सीआर कौन है, बी। अब पहले साल सीआर का काम किसने किया, ए ने किया। दूसरे साल सीआर का काम किसने किया, बी ने किया। एक्चुअल में ए और बी ही काम किसका करते हैं, सीआर का ही करते हैं। समझ में आ रहा है। इसी तरह जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, एक्चुअल में जो हमारे पास मेन फोर्सेस है, वही फोर्सेस किसका काम करते हैं, सीआर का काम करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करते हैं। अब कहीं पे ग्रेविटेशन सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, तो कहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स होगा, कहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स और कहीं पे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर हम प्लैनेट्स की बात करेंगे, ग्रेविटेशन में अगर हम देखेंगे तो ये सन है और यहाँ पे ये मून है। फॉर एग्जांपल ये मून है, यहाँ ये सन है, यहाँ पे ये अर्थ है। अगर ये अर्थ के पास मास है मीन्स m, तो सन के पास भी क्या है, मास है। मास के दरमियान कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशन का फोर्स लगता है। अगर इनके दरमियान ग्रेविटेशन का फोर्स लगता है तो इसको इधर जाना चाहिए था, अब ये इधर नहीं जा रहा है, तो ये कंटिन्यूअसली किस में करता है, रिवॉल्व इन द सर्कुलर पाथ।
अगर ये सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करते हो, सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करने के लिए फोर्स की जरूरत है ना, कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, बता वो कौन करेगा, मासेस की वजह से जो फोर्स लगेगा, मासेस की वजह से जो फोर्स लगता है उसको फोर्स का हम नाम क्या देते हैं, ग्रेविटेशन। तो मैं लिखूंगा ना सेंट्रीपिटल फोर्स का काम किसने किया है, ग्रेविटेशन फोर्स। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या है, दिस इज द चार्जेड बॉडी। अगर ये चार्जेड बॉडी है तो न्यूक्लियस भी क्या है, चार्जेड बॉडी। अब एक चार्जेड बॉडी दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, मगर यहाँ पे अट्रैक्शन के साथ साथ वो इसको किस में रखती है, सर्कुलर पाथ में रखती है। अगर ये इसको सर्कुलर पाथ में रखती है तो सर्कुलर पाथ में रखने के लिए जो फोर्स चाहिए मुझे, उस फोर्स को हम नाम क्या देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर मैं लिखूंगा, अगर Fc को मैं डिनोट कर दूंगा, Fc इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। पता सेंट्रीपिटल फोर्स का काम इस वक्त कौन करेगा, जो चार्जेस की वजह से फोर्स लगे, चार्जेस की वजह से जो लगता है फोर्स, उसको हम नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बता Fc को अगर मैंने नाम दिया है जिससे सेंट्रीपिटल फोर्स, तो Fe का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोलंबियन फोर्स। बता Fc का काम कौन करेगा, Fe करेगा। तो मैं लिखूंगा ना Fc किसके बराबर होगा, Fe के बराबर। समझ में आ रहा है। अब Fc क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की रिलेशन हमारे पास है, दैट इज mv² डिवाइडेड बाय r। बता r क्या है, r इज द रेडियस। तो यहां से यहां तक की जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम नाम क्या देते हैं, दिस इज इक्वल टू Fe। ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2। Q1 क्या है, दिस इज इलेक्ट्रॉन। Q2 क्या है, दिस इज न्यूक्लियस। अगर हम इस वक्त सिंपलेस्ट एटम लेंगे हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज E, प्रोटॉन के पास चार्ज E। Q1 का काम E करेगा, Q2 का काम भी कौन करेगा, E। तो E इंटू E क्या होगा, E² डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, R। समझ में आ रहा है। तो R और R क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहां से हम लिख सकते हैं mv² इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 E² डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, R। यहां से हम R का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो R का वैल्यू होगा बराबर 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 E² डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, mv²। समझ में आ रहा है। अब अगर हम यहां से देखेंगे mv², तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ ऑफ mv² के बराबर। तो बता mv² किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस के। तो मैं यहाँ पे mv² के बजाय क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस के। तो r का वैल्यू आ जाएगा ना 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 E² डिवाइडेड बाय आ जाएगा ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी। तो 4 2 कितना हो गया, 8। तो r का वैल्यू आ जाएगा बराबर 1 E² डिवाइडेड बाय 4 पाई नहीं, 1 डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन 0 E² डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, के। तो बता E, R का वैल्यू किसका है, R इज द रेडियस ऑफ द। समझ में आ रहा है। तो इस वाले रिलेशन से आप R का वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है। अब R क्या है, दिस इज R इज द रेडियस। अगर किसी के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो बता उसका रेडियस क्या होगा, कम होगा। अब इलेक्ट्रॉन जो है, जो एटम के जो न्यूक्लियस के पास है, उसका आर क्या होगा, कम। तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। समझ में आ रहा है। अगर हमने यहां से आर का वैल्यू निकाल दिया है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अगर ये मूव करता है तो इसके पास वेलोसिटी भी होगी। तो उसकी वेलोसिटी किसके बराबर होगी, तो हम यहां से ही निकाल सकते हैं। तो हम यहां से v का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। बताओ v² किसके बराबर होगा, v² होगा ना बराबर E² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आ जाएगा R इंटू क्या आ जाएगा, इंटू आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो v का वैल्यू किसके बराबर होगा, अंडर रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। समझ में आ रहा है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द ऑर्बिटिंग वेक्टर। तो ये R का वैल्यू है और ये v का वैल्यू। समझ में आ रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, अगर ये रिवॉल्व करता है, बता इसके पास मोशन की वजह से इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को देखेंगे, बता इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ mv²। आप v का वैल्यू यहां से भी पुट कर सकते हैं। तो v का वैल्यू होगा ना, v² का वैल्यू होगा ना E² डिवाइडेड बाय 4 पे एप्सिलॉन नॉट R इनटू m। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होगा यहां से
हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर है, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू m। m और m क्या हो जाएगा, कैंसल, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होगा बराबर ई स्क्वायर 4 2 आर 8 1 डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई। तो ये किसका वैल्यू आ गया है, दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मीन जो ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के पास मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। क्या इस ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन के पास बस काइनेटिक एनर्जी, आंसर है नहीं है, इसके पास दूसरी एनर्जी भी है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। अब वो पोटेंशियल एनर्जी कैसे है इसके पास, तो मैकेनिक्स के हिसाब से या मैकेनिक्स में जब हम पढ़ते हैं ना कि अगर मेरे पास एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये मान लो, इसको कंसीडर कर दो, ये मेरे पास एक बॉडी, इस बॉडी को मैंने यहां पर रखा, अब मैंने इस बॉडी को यहां से उठा दिया है, पता मैंने बॉडी पे क्या लगा दिया, फोर्स। अगर मैंने बॉडी पे फोर्स लगा दिया और फोर्स की वजह से इन दो के दरमियान मेंटेन क्या हो गई है, डिस्टेंस। अगर मैं आपको कहूंगा कि बता यहाँ पे इस बॉडी के पास डिस्टेंस या फोर्स की वजह से कौन सी एनर्जी आ गई है, तो आपका आंसर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। और वो एनर्जी किसके बराबर होगी, mgh के बराबर। तो इसका मतलब है ना, जब एक बॉडी पे फोर्स लगेगा और वो डिस्टेंस मेंटेन करेगा तो उसकी वजह से या उसके पास एक एनर्जी आती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल मान लो अगर ये इलेक्ट्रॉन को मैं यहां से छोड़ दूं तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा, या ऐसे सपोज कर लो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे था, न्यूक्लियस के साथ ही था, मैंने इस इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा दिया और मैंने इधर इसको लिया है। जब मैंने इसको इधर लिया है, बता मैंने क्या लगा दिया, फोर्स। अगर मैंने फोर्स लगा दिया तो इन दोनों के दरमियान मेंटेन क्या हो गया, डिस्टेंस। अब यहां पे इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगी, एनर्जी आ जाएगी, बता वो एनर्जी किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी की रिलेशन होती है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, R। Q1 के बजाय क्या है, इलेक्ट्रॉन, Q2 के बजाय क्या है, प्रोटॉन, डिवाइडेड बाय आ जाएगा R। तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 E इंटू की E क्या हो गया, E स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, R। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी क्यों है, क्योंकि ये किस में है, मोशन में है। अब अगर ये कंटिन्यूअसली विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी भी मूव करेगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो पार्टिकल मूव करेगा इन ए सर्कुलर पाथ, वो भी क्या होती है, एक्सेलरेटेड मोशन। क्या होती है, एक्सेलरेटेड मोशन। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी में दो चीजें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड, अगर यहाँ पे भी 4 है, 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 तो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का क्या रहेगा, सेम, मीन स्पीड इसकी सेम। अब कंटिन्यूअसली इधर ये इसकी डायरेक्शन कौन देगा, टेंजेंट, इधर इसकी डायरेक्शन ये है, इधर इसकी डायरेक्शन ये, इधर इसकी डायरेक्शन ये, इधर इसकी डायरेक्शन ये, इधर इसकी डायरेक्शन ये। तो अगर इसकी बदलती कंटिन्यूअसली, वो क्या बदलती है, डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन बदलेगा या मैग्नीट्यूड बदलेगा तो हम कहेंगे ना वेलोसिटी बदले। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास कांस्टेंट वेलोसिटी है तो फिर भी वो किस में होता है, एक्सेलरेटेड मोशन में। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है जो एक्सेलरेटेड मोशन में है, इसके पास दो एनर्जी है। एक एनर्जी वो कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी एनर्जी ड्यू टू इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, उस वाली एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों इसके पास है, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये माइनस टाइम्स हमने लिया है क्योंकि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और अट्रैक्टिव फोर्स ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। समझ में आ रहा है। अब अगर हम टोटल एनर्जी निकालेंगे तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, टोटल एनर्जी होगी ना बराबर सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू किसके बराबर है, 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ गया है, आर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, आर। तो ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, 1/4 पे एप्सिलॉन आर को आप कॉमन निकाल दीजिए तो टोटल एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर को आप कॉमन निकाल दीजिए। बता यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2 माइनस बचेगा 1। समझ में आ रहा है। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए। अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो दैट विल बी इक्वल टू, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ जाएगा आर,
1/2 -1 किसके बराबर आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2। तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई। अब मुझे बता टोटल एनर्जी जो है ना उसका वैल्यू कैसा आ गया है? नेगेटिव। अब नेगेटिव जब एनर्जी आ जाएगी तो इसका मतलब है ना इनके दरमियान जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा? दैट फोर्स विल बी द अट्रैक्टिव फोर्स। मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना दैट इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज बाउंड टू द न्यूक्लियस। अगर आप ग्रेविटेशन में भी देखेंगे तो वहां पे भी F इज इक्वल टू माइनस टाइम में G टाइम्स M1 M2 डिवाइडेड बाय R। यहाँ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू अगर आप देखेंगे दैट इज आल्सो नेगेटिव। अब नेगेटिव का मतलब क्या होता है? कि इनके दरमियान बाइंडिंग फोर्स है। अब यही एनर्जी जो है ना इसी एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन बाउंड है किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ। अगर ये इलेक्ट्रॉन बाउंड है न्यूक्लियस के साथ तो इस एनर्जी को हम दूसरा नाम भी देंगे, इसी को हम कहेंगे दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी। टोटल एनर्जी किसके बराबर है? -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर। वो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय। समझ में आ रहा है? तो नेगेटिव की वजह से इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना दिस इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। तो आप इसको लिख सकते हैं therefore the energy of electron in the hydrogen like atoms is negative, hence the electron is bound to the nucleus। अगर आपको क्वेश्चन आ गया है एग्जाम में शो दैट द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस तो आप इसको आंसर यही बता सकते हैं कि शो दैट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज नेगेटिव। तो आप यहां से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन बाउंड है विद द न्यूक्लियस तो इसके पास एनर्जी जो है दैट एनर्जी टोटल एनर्जी किसके बराबर है? -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय। देखो हेंस द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, दैट इज द इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्री to leave the orbit। That is the electron is not free to leave the orbit। That is the electron is not free to leave the orbit। समझ में आ रहा है? अब देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन को मुझे फ्री कराना है, अब ये ऑर्बिट में है, अगर मुझे इस ऑर्बिट से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो बाहर निकालने के लिए मुझे कितनी एनर्जी चाहिए? 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब ये एनर्जी नेगेटिव है तो बाहर निकालने के लिए मुझे टोटल एनर्जी कितनी बनानी है? 0। अगर 0 बनानी है तो मुझे नेगेटिव एनर्जी देनी है, पॉजिटिव एनर्जी देनी है। तो मुझे यहां से इसको एनर्जी देनी है किसके बराबर? 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से बाहर जाएगा बोलो उसका आर कितना बन जाएगा? आर बन जाएगा ना इनफिनिटी। समझ में आ रहा है? तो आर विल बी इक्वल टू इनफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए जो मुझे एनर्जी चाहिए वो किसके बराबर है? 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से बाहर जाएगा तो उसका आर कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अगर उसका आर बढ़ गया है तो आर कितना हो जाएगा? फ्री करने के लिए मुझे इसको ये इन्फिनिटी से बाहर लेना है, मींस मुझे आर को इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है? तो अगर आर इन्फिनिटी हो जाएगा तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0। मींस टोटल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी? 0 के बराबर। उस वक्त इसके पास एनर्जी किसके बराबर होगी? 0 के बराबर। समझ में आ रहा है? तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स। यहाँ द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में होता है तो उसका आर भी हमने निकाल दिया है, उसकी वेलोसिटी की रिलेशन भी हमने निकाल दी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी की रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी की भी रिलेशन। अब जो अगला